मानव में जनन और भ्रूणीय परिवर्तन की क्रिया में अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनन चक्र। अब तक इस अध्याय में हमने पढ़ लिया है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की संरचना, और इनकी संरचना में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं और उन जननांगों के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्राव होता है। अब इन हार्मोनों के स्राव के पश्चात हमने अभी आप लोगों ने सीखा है कि किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। तो जब आप लोगों ने युग्मक निर्माण के समय की क्रियाविधि को पढ़ा है तो युग्मक निर्माण में आपने देखा होगा कि नर में लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात एक बार जब शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो वो जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। परंतु जब मादा जनन तंत्र में युग्मकों के निर्माण की बात हम करते हैं तो मादाओं में आपने देखा होगा कि उनमें युग्मक निर्माण के समय कभी एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, कभी एफएसएच हाई होता है, कभी एलएच की मात्रा ज्यादा होती है तो कभी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है। तो उन मादा प्राणियों में निरंतर इस प्रकार से हार्मोनों में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जब इन हार्मोनों में ये उतार चढ़ाव चल रहा होता है तो उसी के अनुरूप उनकी कार्य के क्रियाओं में, उनकी शारीरिक क्रियाओं में या उनके शारीरिक संगठन में परिवर्तन भी होते हैं। अब ये जो मादा प्राणियों में शरीर में जो होने वाले परिवर्तन है, इन्हीं परिवर्तनों के, इन्हीं हार्मोनीय परिवर्तन, इन्हीं शारीरिक परिवर्तनों का जो क्रम है, इसी परिवर्तनों के क्रम को हम जनन चक्र कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं मादा प्राणियों में जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होते क्या है, तो जब हम रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं तो जो भी लैंगिक क्रिया है या लैंगिक क्रिया, उस लैंगिक क्रिया में या युग्मक निर्माण में हार्मोनीय कार्यकीय शारीरिक परिवर्तनों का क्रम, शारीरिक परिवर्तनों का क्रम ये क्या कहलाता है? जनन चक्र कहलाता है। और इसका कारण क्या है कि नर में एक बार युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो जीवन पर्यंत होता रहता है, जबकि मादा प्राणियों की हम बात करें तो उनके अंदर जब एक ही युग्मक का निर्माण या अंडाणु का निर्माण हो रहा होता है तो उनमें विभिन्न हार्मोनीय उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये जो हार्मोनीय उतार चढ़ाव है, उन्हीं हार्मोनीय उतार चढ़ावों के अनुरूप उनके अंदर कार्य के परिवर्तन भी होते हैं और उनमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। तो ये जो परिवर्तनों का क्रम है, इसी परिवर्तनों के क्रम को हम जनन चक्र कहते हैं। अब ये जनन चक्र केवल और केवल मादा प्राणियों में पाए जाते हैं। अब ये जो जनन चक्र होते हैं, इन जनन चक्रों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त करते हैं, अर्थात जनन चक्र दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के जनन चक्र कौन कौन से होते हैं? तो जब दो प्रकार के जनन चक्रों की बात करते हैं तो पहला चक्र होता है मध्य चक्र। जो मध्य चक्र होता है उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मध्य चक्र, एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल कहते किसको है और इस एस्ट्रल साइकिल में होता क्या है, तथा ये एस्ट्रस साइकिल किन प्राणियों में पाया जाता है? तो जब हम इस एस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं तो जितने भी नॉन प्राइमेट्स जो जंतु हैं उन नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। अब नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं? जनरली इसमें हम सम्मिलित करते हैं जानवरों को। किसको सम्मिलित करते हैं? जानवरों को। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ ये नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं। 11वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा जंतु जगत। जब जंतुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं तो जंतुओं को कशेरुकी अकशेरुकियों में बांटा गया है। हम कशेरुकियों की श्रेणी में आते हैं। अब कशेरुकियों को भी फिर स्तन ग्रंथियों की जब हम बात करते हैं तो स्तन ग्रंथियां जिसमें पाई जाती है तो उसको हम स्तनी कहते हैं। और ये जो स्तनधारी प्राणी है इनमें भी यूथेरियन जो स्तनी है, उन यूथेरियन स्तनियों को 16 गणों में बांटा गया है। और इन जो 16 गण है उन 16 गणों में सबसे ज्यादा जो विकसित गण है वो गण माना जाता है प्राइमेटा। और इस प्राइमेटा में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? प्राइमेटा में कपी, बंदर, मानव को सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो प्राइमेट्स हैं, इन प्राइमेट्स के अलावा यानी मानव, कपी, बंदर, इनके अलावा जो बाकी बचे हुए यूथेरियन स्तनियों के समूह हैं उन्हीं समूह को कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उन नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है
मध्य चक्र। और नॉन प्राइमेट्स में एक्चुअल किसको सम्मिलित करते हैं, जानवरों को सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा मादा जनन तंत्र की संरचना याद हो तो गर्भाशय में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम गर्भाशय के स्तर देखते हैं तो गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। इनमें सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है वो सबसे बाहरी स्तर कहलाता है पेरीमेट्रियम। सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाएगा, पेरीमेट्रियम कहलाता है। फिर उसके बाद में बीच वाला जो पेशीय स्तर है वो पेशीय स्तर कहलाता है मायोमेट्रियम। पेशीय स्तर क्या कहलाएगा, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाला स्तर है वो सबसे अंदर वाला स्तर कहलाता है एंडोमेट्रियम। तो इस प्रकार से गर्भाशय की जब दीवार की बात करते हैं तो गर्भाशय के भित्ति में 3 स्तर होते हैं। बाहर वाला स्तर पेरीमेट्रियम, बीच वाला स्तर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाला स्तर होता है एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम से यहाँ से केवल और केवल किसका स्राव होता है, श्लेष्मा। और उस श्लेष्मा के साथ में कुछ कोशिकाओं का स्राव होता है, सेल्स टूटकर बाहर निकलती है। तो अब ये सेल्स और कोशिकाएं टूटकर बाहर निकलती है, इस अवस्था में रक्त का स्राव नहीं होता, यानी इस वेजाइनल भाग से रक्त का स्राव नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार का चक्र कहलाता है मध्य चक्र। अर्थात ऐसे जो जानवर होते हैं उन जानवरों में जब जनन की क्रिया होती है तो जनन की क्रिया के समय उनमें पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में से कोई सा ही स्तर की हानि नहीं होती। केवल और केवल इनके जो वेजाइना भाग होता है उस वेजाइना भाग से श्लेष्मा का स्राव होता है, यानी एक चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है। इनसे रक्त का स्राव नहीं होता। समझ में आ गई ये वाली बात। तो जिनके अंदर ये श्लेष्मा का स्राव हो रहा है वो कौन से जंतु होंगे, उस चक्र को कौन सा चक्र कहते हैं, मध्य चक्र। अब ये मध्य चक्र एक वर्ष में कितनी बार होता है उसके आधार पर मध्य चक्र वाले जंतुओं को 2 भागों में विभक्त करते हैं। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला जो जंतुओं का समूह है वो कहलाता है एक मध्यकाली। अब आप लोग नाम से ही देख रहे होंगे, एक का मतलब एक, मध्यकाल का मतलब चक्र वाला। तो ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं मोनोएस्ट्रस। यानी ये जो जंतु होते हैं इन जंतुओं में वर्ष में केवल और केवल एक ही मध्य चक्र होता है, यानी वर्ष में केवल जनन भी कितनी बार करेंगे, वर्ष में एक बार जनन, वर्ष में केवल एक बार जनन करते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को कहते हैं एक मध्यकाली जंतु। ठीक है, जैसे जंगली कुत्ता होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार कहलाता है बहुमध्यकाली। तो बहुमध्यकाली किसको कहते हैं, ऐसे जंतु, अच्छा इसी को हम कहते हैं पोलीएस्ट्रस। तो अब आप लोग यहाँ पर नाम से ही देखेंगे, पोली का मतलब होता है कई, एस्ट्रस का मतलब मध्यकाल या मध्यचक्र हो। तो यहाँ पर वर्ष में कई बार जनन करते हैं, वर्ष में कई बार जनन करते हैं, याद रह जाएगी, वर्ष में कई बार जनन की क्रिया होती है, कई बार जनन। ठीक है, तो इस प्रकार के जंतुओं को हम कहते हैं बहुमध्यकाली। तो वर्ष में कितनी बार ये मध्यचक्र होता है या कितनी बार जनन करते हैं उसके आधार पर इनको कितने भागों में विभक्त कर रहे हैं, 2 भागों में, एक मध्यकाली और बहुमध्यकाली। जब जनन चक्र वर्ष में केवल एक बार हो तो एक मध्यकाली और एक से अधिक बार हो तो बहुमध्यकाली कहते हैं। अब ये जो मध्यचक्र है इस मध्यचक्र के अंदर अवस्थाएं कितनी होती है, ये जो मध्यचक्र होता है इसमें 4 अवस्थाएं होती है। इन चारों अवस्थाओं को कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो इनमें जो पहली अवस्था है उस पहली अवस्था को कहते हैं प्रोएस्ट्रस। क्या कहते हैं, प्रोएस्ट्रस अवस्था। दूसरी जो अवस्था है उस दूसरी को कहते हैं एस्ट्रस अवस्था। तीसरी कहलाती है डाइएस्ट्रस, सॉरी या मेटाएस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस अवस्था। और चौथी जो है वो डाइएस्ट्रस या एनेस्ट्रस अवस्था कहलाती है। अब देखो ये जो एस्ट्रस अवस्थाएं हैं या 4 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उन 4 अवस्थाओं में पहली जो अवस्था है वो कहलाती है प्रोएस्ट्रस, दूसरी है एस्ट्रस, तीसरी मेटाएस्ट्रस और चौथी है एनेस्ट्रस। अब नाम से ही देख रहे होंगे अनएस्ट्रस यानी एब्सेंस ऑफ एस्ट्रस साइकिल इज नोन एज अनएस्ट्रस, यानी जब एस्ट्रस चक्र अनुपस्थित होता है तो उसी को अनएस्ट्रस कहते हैं। अब देखो जिसमें वर्ष में केवल और केवल एक बार जनन होता है, एक बार मध्यचक्र होता है, उसमें वर्ष के बाकी समय में मध्यचक्र नहीं होगा, तो वो अवस्था कौन सी कहलाती है, अनएस्ट्रस कहलाती है। अब यहाँ पर ये अपने को ज्यादा अध्ययन नहीं करना। अब इसमें जो मेन चीज है वो मेन चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है। तो आप लोगों से जो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कोई सी एग्जाम हो वो प्रश्न पूछा जाता है एस्ट्रस अवस्था से, और वो एस्ट्रस अवस्था के बारे में क्या पूछ सकता है वो सुनिए। ये जो एस्ट्रस अवस्था है इसी
एस्ट्रस अवस्था में अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी अंडाशय से जो बनने वाला अंडाणु होता है, यह अंडाणु इसी अवस्था में निकलकर बाहर आता है। अब जब अंडोत्सर्जन इसी अवस्था में होता है तो इसी अवस्था में नर और जो मादा जंतु होते हैं, उस नर और मादा जंतु के मध्य लैंगिक क्रिया संपन्न होती है। तो नर और मादा के मध्य लैंगिक क्रिया कौन सी अवस्था में संपन्न होती है? एस्ट्रस अवस्था में संपन्न होती है। इसी कारण इस समय को, इस अवस्था को हीटिंग पीरियड, इसी अवस्था को क्या कहते हैं? हीटिंग पीरियड भी कहते हैं, या तप्त अवस्था भी कहते हैं। याद रह जाएगी ये वाली बात। तो आप लोगों से पूछा जाए अंडोत्सर्जन कौन सी अवस्था में होता है? एस्ट्रस अवस्था में। मादा प्राणी नर के साथ में लैंगिक क्रिया के लिए कौन सी अवस्था में तैयार रहती है? एस्ट्रस अवस्था में। और इसी एस्ट्रस अवस्था को कहते हैं हीटिंग पीरियड। अब ये तो हो गई किसकी बातें? ये हो गई बातें मध्य चक्र की। अब मध्य चक्र के बाद में दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं, वो दूसरा हम पढ़ रहे हैं रज चक्र। अब देखो ये जो रज चक्र है, इस रज चक्र में क्या क्या होता है? रज चक्र को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअल में होता क्या क्या है? इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं आर्तव चक्र। क्या कहते हैं? आर्तव चक्र। तो रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। अब इन चक्रों में होगा क्या वो सुनिए। जब इस चक्र की बात करते हैं तो ये चक्र पाया जाता है प्राइमेट्स में। किसमें प्रेजेंट होता है? प्राइमेट्स में। अब प्राइमेट्स में कौन कौन सम्मिलित करते हैं? तो ऐसे जो नॉन प्राइमेट्स है उसको छोड़कर सारे यूथेरियन स्तनी कौन होते हैं? प्राइमेट्स। अब इन प्राइमेट्स में हम सम्मिलित करते हैं कपी, ठीक है, कपियों के अलावा बंदर, बंदरों के अलावा फिर मानव, ठीक है। इन सभी को यहाँ पर हम किस में सम्मिलित करते हैं? इन सभी को सम्मिलित किया जाता है प्राइमेट्स में। तो इन सभी के अंदर कौन सा चक्र पाया जाता है? रज चक्र पाया जाता है। अब इस रज चक्र में होता क्या है? ये है यूट्रस, और इस यूट्रस का ये सबसे अंदर वाला स्तर कौन सा बताया अभी? ये सबसे अंदर वाला स्तर एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पर ये यूट्रस जो है, ये यूट्रस की कैविटी है। अब यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम के सबसे अंदर वाली जो अवस्था है, या सबसे अंदर वाली जो परत है एंडोमेट्रियम की, वो परत कहलाती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। क्या कहलाती है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूटकर बाहर निकल जाती है, और इसका टूटने का कारण क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम होना। तो प्रोजेस्टेरोन कम होने पर ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूटकर, ध्यान से सुनना, ये फंक्शनलिस टूटकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलती है। अब रक्त के साथ शरीर से बाहर, वेजाइना से बाहर जा रही है, तो इसी में ब्लीडिंग की क्रिया हो रही है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रज अवस्था। क्या कहते हैं? रज अवस्था। तो यहाँ पर आप इन दोनों में, रज चक्र और मध्य चक्र में देख सकते हैं कि मध्य चक्र में अंदर एंडोमेट्रियम में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, केवल और केवल वहां से श्लेष्मीय स्राव होता है। जबकि इस रज चक्र में एंडोमेट्रियम टूट की स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूटकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर रक्त का स्राव होता है, और इस मध्य चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता। अब देखो ये जो रज चक्र है, ये रज चक्र कब प्रारंभ होता है? क्या होता है इसमें? तो सुनो, ये जो प्रथम रज चक्र होता है, ये प्रथम रज चक्र आता है, प्रथम चक्र लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात। प्रथम चक्र लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात, परिपक्वता आने के पश्चात, आने के पश्चात प्रारंभ होता है। और ये जो लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, इसी अवस्था को हम बायोलॉजी में कहते हैं प्यूबर्टी। अब ये जब पहली बार रज चक्र प्रारंभ होता है, तो इसी घटना को कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। और इसी रजोदर्शन को अंग्रेजी में कहते हैं मीनार्च, रजोदर्शन या मीनार्च। और फिर उसके पश्चात क्या ये रज चक्र हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहेगा? नहीं। फिर उसके बाद, और ये होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में, या 12-14 वर्ष की आयु में। फिर उसके बाद में जब 40 से 55 वर्ष की आयु होती है, 55 वर्ष में रज चक्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जैसे ही रज चक्र बंद होता है, रज चक्र बंद, इस रज चक्र के बंद होने की अवस्था को रजो निवृत्ति कहते हैं। बंद होने की अवस्था को रजो निवृत्ति कहते हैं, याद रह जाएगी। और इसी रजो निवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं मीनोपॉज।
तो यहाँ पर ये मीनोर्च भी है और मीनोपॉज भी है। दोनों याद रह जाएगी कि लैंगिक परिपक्वता आने के बाद में पहली बार रजो चक्र का प्रारंभ होना तो रजोदर्शन तथा 40-45 वर्ष के आयु में या 40 से 55 वर्ष के आयु में इस रज चक्र का बंद हो जाना रजो निवृत्ति कहलाता है। अब ये जो रज चक्र है, ये रज चक्र की हम बात करते हैं तो मानव में सामान्यतः 28 दिन का होता है। मानव में 28 दिन का सामान्यतः होता है। अब ये जब मानव में 28 दिन का है तो इस चक्र में मानव में कुछ न कुछ परिवर्तन होंगे, सही है। इसी कारण इसको मासिक धर्म भी कहते हैं। याद रह जाएगी ये वाली बात। मासिक धर्म, आर्तव चक्र, रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे के सारे रज चक्र के ही नाम है। अब ये जब मानव में चक्र होता है तो इस रज चक्र में मानव में 4 अवस्थाएं होती है। अब ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो इनमें से जो पहली अवस्था है वो पहली अवस्था कहलाती है रज प्रावस्था। पहली अवस्था कौन सी है? रज प्रावस्था। और ये जो रज प्रावस्था है, इसी रज प्रावस्था को कहते हैं मेंसेस। क्या कहते हैं? मेंसेस। अब ये जो रज प्रावस्था है, ये रज प्रावस्था होती है 1 से 6 दिन की। कितने दिन की होती है? 1 से 6 या 1 से 5 दिन तक होती है, यानी प्रथम दिन से लेकर 5वें दिन तक होती है। अब इनमें से जो प्रथम 3 दिन है, प्रथम 3 दिन, उन प्रथम 3 दिनों में प्रथम 3 दिन रक्त का स्राव होता है। बाकी के जो 2 दिन है उन 2 दिनों में रक्त का स्राव नहीं होता। प्रथम 3 दिनों में रक्त का स्राव होता है, बाकी के 2 दिनों में रक्त का स्राव नहीं होता। तो ये जो रज प्रावस्था, रज चक्र प्रारंभ होने से लेकर 5वें या 6ठे दिन तक होती है और इसमें प्रथम 3 या 4 दिनों तक तो रक्त का स्राव होता है, बाकी रक्त का स्राव नहीं होता। अब इस अवस्था का कारण क्या है? तो अब देखो, जैसे ही उस मादा प्राणी में, उस महिला में जिसमें रज चक्र है, उस महिला में प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होते ही, प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होने पर क्या हो जाएगा? कम होने पर जो एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम की केशिकाओं में क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम कि रक्त केशिकाओं में क्या हो जाएगा? रक्त केशिका में संकुचन। और जैसे ही रक्त केशिकाओं में संकुचन होगा तो संकुचन से ये रक्त केशिकाएं क्या हो जाएगी? ये रक्त केशिकाएं टूटकर शरीर से बाहर, रक्त के साथ शरीर से बाहर चली जाएगी। अब जब ये रक्त केशिकाएं टूटकर रक्त के साथ शरीर से बाहर जा रही है तो यही अवस्था कहलाती है रज प्रावस्था। अब जब ये एंडोमेट्रियम का स्तर टूटकर रक्त के साथ शरीर से बाहर जा रहा है तो अब यहाँ पर गर्भाशय भित्ति की मोटाई बढ़ेगी कि घटेगी? तो यहाँ पर गर्भाशय भित्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? गर्भाशय भित्ति पतली हो जाती है, यानी गर्भाशय भित्ति की मोटाई अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो पहली अवस्था कौन सी होती है? रज प्रावस्था। रज प्रावस्था में होता क्या है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होने पर एंडोमेट्रियम की रक्त केशिकाओं में संकुचन होता है। इस कारण रक्त केशिकाएं टूटकर शरीर से वेजाइनल भाग के द्वारा बाहर निकल जाती है और इसी कारण गर्भाशय की भित्ति की मोटाई कम हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था कहलाती है प्रचुरोद भवन अवस्था। दूसरी अवस्था क्या कहलाती है? प्रचुरोद भवन अवस्था। अब ये जो प्रचुरोद भवन अवस्था है, इसी प्रचुरोद भवन को कहते हैं प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफेरेटिव स्टेज। अब ये जो प्रोलिफेरेटिव स्टेज है, इस प्रोलिफेरेटिव स्टेज में होता क्या है? ये अवस्था होती है जनरली 6 से लेकर 13वें दिन तक, यानी 6ठे दिन से स्टार्ट होकर 6ठे या 7वें दिन से स्टार्ट होकर कौन से दिन तक होती है? 13वें दिन तक। इसमें होता क्या है? इसमें एफएसएच हार्मोन निकलता है। एफएसएच हार्मोन कहाँ से निकल कर आता है? पीयूष ग्रंथि से। तो इस एफएसएच के प्रभाव में अंडाशय में अंडाणु का क्या होता है? परिवर्धन। अंडाणु का परिवर्धन। अब जब अंडाणु का परिवर्धन स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को अंडजनन की क्रियाविधि में बताया था अंडाणु का परिवर्धन प्रारंभ। तो अंडजनन की क्रियाविधि में आप लोगों को बताया हुआ है कि अंडजनन की क्रियाविधि में जैसे ही अंडाणु का परिपक्वन होने स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं, उन ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से क्या बनता है? ग्रेनुलोसा सेल्स से एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन और साथ ही साथ इन्हीं कोशिकाओं से क्या निकलता है? इनहिबिन का स्राव। अब ये जो इनहिबिन निकला है, ये इनहिबिन तो क्या करवाएगा? एफएसएच की मात्रा को कम करवाएगा।
जिससे आगे और अंडाणु का परिवर्धन नहीं हो। और एस्ट्रोजन क्या काम करवाएगा, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करवाएगा। और ये जो एंडोमेट्रियम यहाँ पर टूटकर बाहर गई तो इस एंडोमेट्रियम की क्या करवाएगा, मरम्मत। तो इस कौन सी अवस्था है ये, प्रचुरोद्भवन, या इसी अवस्था को हम कहते हैं पुटिकीय अवस्था। तो इस प्रचुरोद्भवन या पुटकीय अवस्था में कौन सा हार्मोन एंडोमेट्रियम की मरम्मत करवाता है, तो एंडोमेट्रियम की मरम्मत करवाने वाले हार्मोन का नाम क्या है, तो इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो दूसरी अवस्था कौन सी हो गई, प्रचुरोद्भवन या पुटकीय अवस्था। ये प्रचुरोद्भवन या पुटकीय अवस्था 6 से 13वें दिन तक होती है। और इस अवस्था में एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में अंडाणु का परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है। अब जब अंडाणु का परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है तो ग्रेनुलोसा जो कोशिकाएं होती है, उन ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से एस्ट्रोजन और इनहिबिन का स्राव होता है। इनहिबिन तो एफएसएच की मात्रा को कम कर देता है, जिससे और अंडाणु का परिवर्धन नहीं होता। और ये जो एस्ट्रोजन है, ये एंडोमेट्रियम जो टूटकर बाहर चली गई थी, उस एंडोमेट्रियम की पुनः मरम्मत प्रारंभ कर देता है। अब दूसरी के बाद में तीसरी जब अवस्था की बात करते हैं तो तीसरी अवस्था कहलाती है अंडोत्सर्जन। कौन सी अवस्था है, अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन अवस्था को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये जो ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन की अवस्था है, ये अवस्था सबसे छोटी अवस्था है, सबसे छोटी अवस्था। यानी इसके अंदर जो 4 अवस्थाएं होती है, उन 4 अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, अंडोत्सर्जन। और ये केवल और केवल मध्य चक्र में होती है 14वें दिन। कौन से दिन होती है, 14वें दिन होती है। यानी रज चक्र के बिल्कुल मध्य में 14वें दिन संपन्न होती है। अब इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था में LH हार्मोन जो होता है, LH की मात्रा क्या हो जाएगी, LH की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है, अचानक बढ़ना। अब ये जब मात्रा अचानक से बढ़ रही है, इस मात्रा के अचानक बढ़ने को हम कहते हैं LH सर्ज। क्या कहते हैं, LH सर्ज हो जाता है। मात्रा अचानक बढ़ना क्या कहलाता है, LH सर्ज। और उस LH सर्ज के कारण द्वितीयक oocyte निकलकर द्वितीयक oocyte का उत्सर्जन, द्वितीयक oocyte का उत्सर्जन होता है। और ये जो द्वितीयक oocyte के उत्सर्जन की क्रियाविधि है, यही उत्सर्जन की क्रियाविधि कहलाती है अंडोत्सर्जन। यानी इस अवस्था में LH हार्मोन की मात्रा बढ़ने पर अंडाशय से जो अंडाणु है, वो अंडाणु निकलकर बाहर आ जाता है। अब उसके बाद में अंडोत्सर्जन के बाद में जो चौथी अवस्था है, वो चौथी अवस्था कहलाती है स्रावी अवस्था। क्या कहलाती है, स्रावी अवस्था, या इसी को कहते हैं ल्यूटियल अवस्था। ये जो स्रावी या ल्यूटियल अवस्था है, ध्यान से सुनिए, इस स्रावी या ल्यूटियल अवस्था में ये अवस्था होती है 13वें के बाद में 15वां से लेकर 28वें दिन तक। यानी 15वें दिन से प्रारंभ होकर कौन से दिन तक चलती है, 28वें दिन तक। इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि आधे जो जनन चक्र है उसमें बाकी 3 अवस्थाएं होती है और आधे में ये एक अवस्था होती है। इस कारण ये इस रज चक्र की सबसे बड़ी अवस्था है। तो रज चक्र की सबसे छोटी अवस्था तो कौन सी है, अंडोत्सर्जन। और सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, स्रावी या ल्यूटियल अवस्था। अब इस अवस्था में होता क्या है, देखो यहाँ पर 14वें दिन जब अंडोत्सर्जन हो जाता है, तो अंडोत्सर्जन होने के बाद में, अंडोत्सर्जन होने के बाद में जो अंदर बचा हुआ भाग है ग्राफियन पुटिका का, वही अंदर बचा हुआ भाग किसका निर्माण करवाता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ है, इसी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होने के कारण इसको ल्यूटियल अवस्था कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम का निर्माण और इसी कार्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होती है, इसी कार्पस ल्यूटियम जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव। और इसी से प्रोजेस्टेरोन का स्राव होने के कारण इसी अवस्था को कहते हैं स्रावी अवस्था। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन बना है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करवाएगा, तो ये प्रोजेस्टेरोन बताइए क्या काम करवाएगा, कितनी बार बताने के बाद में भी ये प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की मरम्मत करता है, गर्भाशय की मरम्मत कर उसको रोपण हेतु तैयार करता है, मरम्मत करके रोपण हेतु तैयार करता है। यानी उसमें रोपण का मतलब होता है भ्रूण का गर्भाशय से जुड़ना, या भ्रूण या परिवर्धन के लिए रोपण और भ्रूण के परिवर्धन के लिए तैयार करता है। ठीक है,
परिवर्धन हेतु तैयार। कौन करवाएगा? प्रोजेस्टेरोन तैयार करवाएगा। अब देखो, अगर यदि निषेचन की क्रिया हो गई तब तो भ्रूण बनेगा, और अगर यदि भ्रूण बन रहा है तो फिर उस कंडीशन में गर्भाशय की आवश्यकता रहेगी। तो यदि निषेचन हो जाता है तब तो ये कार्पस ल्यूटियम संपूर्ण गर्भावस्था में बनी रहेगी, और कार्पस ल्यूटियम संपूर्ण गर्भावस्था में बनी हुई है तो निरंतर प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता रहेगा। परंतु यदि निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, और जब भ्रूण नहीं है तो गर्भाशय की आवश्यकता नहीं होगी। फिर से ये कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी? नष्ट, और कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होते ही प्रोजेस्टेरोन की मात्रा फिर से क्या हो जाएगी? कम, और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अचानक से कम होते ही नया जनन चक्र या नया रज चक्र फिर से प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ये कार्यक्रम, ये चक्र देखो यहाँ पर रोपण हेतु तैयार करता है। अब निषेचन होएगा तो ये निरंतर बना रहेगा, और निषेचन नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा? नहीं हो तो क्या बन जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगी। कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण। अब ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस है उस एल्बिकेंस से प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलता, और इससे प्रोजेस्टेरोन जब नहीं निकलता, स्टेरोन नहीं निकलता, तो अब उस कंडीशन में फिर से इसके एंडोमेट्रियम के रक्त वाहिनियों में संकुचन होगा और यहाँ से नया जनन चक्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सभी अवस्थाएं हैं, इन सभी अवस्थाओं में हार्मोनीय परिवर्तन होते जा रहे हैं, और उन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप इस मादा के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते जाते हैं। अब ये जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, यानी ये परिवर्तन शरीर में कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हार्मोनीय परिवर्तन कैसे कैसे संपन्न होते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर यदि देख रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर है दिन, तो यहाँ पर है प्रथम दिवस से लेकर 7 दिवस तक। ये जो प्रथम दिवस से लेकर 7 दिवस तक की जो अवस्था है, ये अवस्था है रज प्रावस्था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से इस 7वें दिन से लेकर 13वें दिन तक की जो अवस्था है, ये अवस्था है प्रचुरोद्भवन, या इसी अवस्था को हमने अभी अभी नाम दिया है पुटकीय अवस्था। फिर उसके बाद में ये जो 14वें दिन वाली अवस्था है, इसी अवस्था को हमने कहा है अंडोसर्जन, और इस 14वें से लेकर ये जो 28वां दिवस है, इस 28वें दिवस तक की ये जो अवस्था है, ये अवस्था कौन सी है? स्रावी अवस्था है। और यहाँ पर ये बीच में ये कौन सी अवस्था रह गई? अंडोत्सर्जन। तो 14वें दिन तो कौन सी अवस्था है? अंडोत्सर्जन, और बाकी सब जगह कौन सी अवस्था है? ये रजप्रावस्था पहले, फिर पुटकीय अवस्था, फिर अंडोत्सर्जन, और फिर स्रावी अवस्था। अब देखो यहाँ पर परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो भी परिवर्तन दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे परिवर्तन है गर्भाशय की भित्ति में। फिर ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उन हार्मोनों का सीक्वेंस क्या होता है। और यहाँ पर ये है अंडाशय के अंदर जब कार्पस ल्यूटियम का इनका निर्माण होता है, तो वो निर्माण कैसे होता है? यहाँ पर है ये गोनेडोट्रोपिन, यानी FSH और LH में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, ये ब्लैक लाइन के द्वारा, ये जो नीली लाइन है ये इनेबिन है, और ये लाल वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एस्ट्रोजन को। फिर ऊपर यहाँ पर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स है, और यहाँ पर ये ग्राफिन फॉलिकल। यहाँ पर ये जो ब्लूइश लाइन आप देख रहे हैं, जिसको अभी मैंने ये ब्लैक कर दिया, ये लाइन किसकी है? FSH की है, और उसके नीचे की और जो रेड वाली है वो किसकी है? LH की है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल नीचे है, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होते ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम की आउटर मोस्ट जो लेयर है, जिसको स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहा है, वो टूटकर यहाँ से बाहर जा रही है। अब ये लेयर जैसे जैसे टूटकर बाहर जाएगी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस गर्भाशय भित्ति की मोटाई कम हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही रक्त का स्राव हो जाएगा या एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर चली जाएगी, तो गर्भाशय भित्ति की मोटाई
कम हो जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर ये तो गर्भाशय भित्ति की मोटाई कम हो गई, तो ये तो कौन सी अवस्था हो गई, रज प्रावस्था। अब देखो यहाँ पर एफएसएच का स्तर क्या है, बढ़ा हुआ है। अब ये जो एफएसएच हार्मोन है, एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाला, ये एफएसएच हार्मोन इस पुटक की अवस्था में आप देखेंगे यहाँ पर इन पुटकों का निर्माण प्रारंभ करवा देता है। अब जैसे जैसे इन पुटकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो आप देख रहे होंगे कि इन पुटकों के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ रही है। और जब इन पुटकों के चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है तो ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा निकलता है, इनहिबिन। अब एस्ट्रोजन देखिए जैसे जैसे यहाँ पर इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है और इस एस्ट्रोजन के साथ साथ देखिए इनहिबिन की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब इनहिबिन क्या काम करवाता है, ये इनहिबिन एफएसएच की मात्रा को कम करवाता है। तो जैसे जैसे इनहिबिन की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे आप देख रहे हैं एफएसएच की मात्रा कम हो जाती है। एफएसएच की मात्रा कम होने का कारण क्या है, इसकी मात्रा कम होने का कारण यह है ताकि और ज्यादा जो अंडाणु है उन अंडाणुओं का परिपक्वन नहीं हो, केवल एक चक्र में एक ही अंडाणु का परिपक्वन हो। अब देखो यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन है ये एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाता है। इस कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम का वापस से निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जो एंडोमेट्रियम यहाँ पर टूटकर निकल गई थी उस एंडोमेट्रियम का यहाँ पर पुनः निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब उसके बाद में 14वें दिन कौन सी अवस्था आती है, अंडोत्सर्जन। अब अंडोत्सर्जन की अवस्था को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एलएच के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन 13वें दिन अचानक से एलएच का स्तर बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है। और जब एलएच का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसी घटना को हम कहते हैं एलएच सर्ज। अब जैसे ही एलएच सर्ज हुआ तो इस एलएच सर्ज के होते ही आप देख रहे हैं यहाँ पर इस ग्राफियन पुटिका से ये द्वितीयक oocyte निकलकर बाहर आ गई। अब द्वितीयक oocyte निकलकर बाहर आ गई तो इसी अवस्था को हमने कहा है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन। तो अब यहाँ पर अंडोत्सर्जन की क्रियाविधि हो गई। अब जैसे ही अंडोत्सर्जन की क्रियाविधि हुई तो अब यहाँ पर ग्रेनुलोसा कोशिकाएं किस में बदल जाएगी, कार्पस ल्यूटियम में। तो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं कार्पस ल्यूटियम में बदल गई तो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी। इसी कारण आप देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। और एस्ट्रोजन के साथ साथ में इनहिबिन हार्मोन की मात्रा भी कम हो गई। क्यों, क्योंकि ग्रेनुलोसा कोशिकाएं किस में बदल गई, कार्पस ल्यूटियम में बदल गई। अब यहाँ पर ये किसका निर्माण हो गया, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है इस कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन के प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में और कम मात्रा में कौन निकलता है, एस्ट्रोजन। तो अब यहाँ पर जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनेगी तो आप देखिए यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का स्तर तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ से थोड़ी सी मात्रा में ये एस्ट्रोजन भी निकालती है तो इसके साथ साथ में ये थोड़ा सा इस एस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ रहा है। समझ में आ गई ये वाली बात, एस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ रहा है। समझ में आ गई ये वाली कहानी। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन अधिकतम है, ये एस्ट्रोजन भी अधिकतम है। अब ये प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर और देखिए ये इस गर्भाशय की भित्ति की मोटाई को, इसके अंदर रक्त केशिकाओं के जाल को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, ताकि इसकी थिकनिंग मोटी हो जाए। मोटी थिकनिंग से क्या होगा, ये अधिक से अधिक क्या करेगी, जो भी भ्रूण होगा उस भ्रूण को अच्छे से न्यूट्रिशन उपलब्ध करवा पाएगी। अब यहाँ पर ये अगर यदि निषेचन हो जाता है इस अंडाणु का तो निषेचन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम हमेशा बनी रहेगी जब तक गर्भावस्था रहेगी तब तक। और अगर यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर किस में बदल जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। और कार्पस एल्बिकेंस जैसे ही बनेगी तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर भी कम, एस्ट्रोजन का स्तर भी कम और इनहिबिन का स्तर भी कम। तो इनहिबिन का स्तर कम होते ही यहाँ पर देखिए आप एफएसएच का स्तर बढ़ रहा है। अब ये जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो कम होते ही एंडोमेट्रियम फिर से टूटकर वेजाइनल भाग से बाहर निकल जाएगी, यानी यहां से फिर से एक नया रज चक्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि जो महिलाएं होती है उन महिलाओं में जनन चक्र में रज
पुटकीय, अंडोत्सर्जन और स्रावी अवस्थाएं पाई जाती है। और इन सभी अवस्थाओं में अलग अलग हार्मोन अलग अलग प्रकार के अंगों में अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। यही कारण था, मैंने आपको पहले कहा था कि जो जनन चक्र होते हैं वो केवल महिलाओं में या मादा प्राणियों में होते हैं, नर प्राणियों में नहीं होते। अब ये जो युग्मकों के निर्माण और जनन चक्र पढ़ने के पश्चात अब हम आगे पढ़ने वाले हैं निषेचन की क्रियाविधि, कि किस प्रकार से नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु का निषेचन या संलयन करके एक युग्मनज का निर्माण करते हैं।